नमस्कार मित्रों, सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल पर हमारे बीच डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी, आपका स्वागत है सर। और सृजन बाल वाटिका के संस्थापक आदरणीय अखिलेश राय जी, हमारे बीच मेडिकल पीएससी मरहम से डॉक्टर सुरभि पठारिया, आपका भी स्वागत है। और सृजन बाल वाटिका के निर्देशिका हमारे बीच पधारी है, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज सर सबसे पहले डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट जीएसटीपी बिहार के सचिव हैं, और सर सबसे पहले तो ये बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ये जस्ट हमारा जो समझ है कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से, इट मीन्स एक्सरसाइज के माध्यम से बीमारियों को सही करते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है सर? देखिए, फिजियोथेरापी जो है दो शब्द से बना है, एक फिजियो, दूसरा थेरापी। थेरापी का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक, नॉन वेव डायथर्मी, ट्रैक्टर मशीन, आईआर, वाइब्रेटर, ईटीसी, बहुत से मशीन है जो मैं नाम दिलाने लगूँ तो रात भर नाम दिलाता रहूँगा। और दूसरा हो गया फिजियो। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल दो एक्सरसाइज जो हुआ वह फिजिकल के द्वारा बना है। फिजिकल एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सिस्टेंट एक्सरसाइज, बहुत तरह से एक्सरसाइज होता है। पैसिव एक्सरसाइज, दो पेशेंट तो हर तरह की एक्सरसाइज हर पेशेंट को अलग अलग तरह से होता है। किसी को केवल एक्टिव चाहिए, किसी को एक्टिव पैसिव चाहिए, किसी को पैसिव चाहिए। दो तरह का मरीज है, जैसे साठिता हम लोग आम भाषा में बोलते हैं साठिता हो गया। साठिता कोई बीमारी नहीं है। साठिता तो है एक नर्व है जो इंडोर हो जाता है, जिसके चलते साठिता पेन होता है। उसमें एक्टिव पैसिव और पैसिव दो एक्सरसाइज करना पड़ता है। अल्ट्रासोनिक देना पड़ता है, टीएलएच देना पड़ता है, या टीएलएच से मतलब अब नया आ गया आईएफटी, जो दर्द पड़ता होते वो भी आ गया। तो जब तक हम लोग सही उपचार नहीं करें, पेशेंट को देखने के बाद सही से ट्रीटमेंट का फ्लो नहीं करे, बहुत से फिजियोथेरापी यहाँ है, नाम नहीं तो दो महीना 3 महीना हमारे यहाँ कोई भी फिजियोथेरापी काम दिए और घर घर जाते काम करना शुरू कर दिए। इससे पेशेंट बर्बाद होता है। पेशेंट तो मालूम नहीं है यह फिजियोथेरापी तहत ही असिस्टेंट है, उनको आराम कर भी आज का जो यूज हो गया है, सुरभि जी ने बहुत बढ़िया बोला है, जो हम लोग अपने आचार व्यवहार से बदल गए। आराम कर्मी से चलते चाहते हैं कि हम फिजियोथेरापी घर पर ही चल लें। हर मशीन घर पर नहीं आ पाएगा, हर एक्सरसाइज घर पर नहीं होगा। तो जब हमारे विषय में मैं 1995 में मुजफ्फरपुर में आया था, व्हाट इज फिजियोथेरापी, बहुत से डॉक्टर तो नहीं मालूम थे, मुझे पहले में कोई शर्म नहीं है जो क्या फिजियोथेरापी क्या है। धीरे धीरे बहुत से डॉक्टर डाले। तब दूसरी बात है, हम लोग अपना भेद छोड़ते, हमारे फिजियोथेरापी जोड़ी आयुर्वेदिक दवा, हेमोपैथिक दवा, एलोपैथिक दवा देते, दर्द तो चाहते हैं कम कर देना, दो यह सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि दर्द की दवा देने के बाद हम अरमानी नहीं जब बनाना चाहते हैं, तो भी पता तो देह जो है वह अरमानी दवा का नहीं बनवा देते। सर मेरा मानना है कि जो भी लोग दर्द की दवा का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर सुरभि बताया, आपको पता होगा कि जैसे कोई भी दर्द निवारक गोली खाते हैं तो शायद उसमें कुछ न कुछ नशा की दवा मिक्स होती है,
ये, लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे इलाज है कि उनको खाने से उनका कोई साइड इफेक्ट है, आयुर्वेद में तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो मेरा मानना है कि आयुर्वेद तो सबसे बेहतर है, लेकिन सर बहुत ऐसी चीज है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक्सरसाइज के माध्यम से मेरा भी कहना है, दवा तो हम रोग तो हटाते नहीं है, जी जी, रोग को दबा देते हैं, दबा देते हैं। तो दबाना कहीं से भी औचित नहीं है। हमारे यहाँ कोई मरीज आया, हमने 2 टैबलेट लिख दिया, 10 दिन फिजियोथेरापी करवा दिया, पेशेंट सही सही हो दिया कि हाँ हम बहुत आराम में हैं, लेकिन वह चीज गलत है। अच्छा सर, एक सवाल और हमारे मन में आ रही है कि आजकल 2 चीज की दर्द से लोग बहुत परेशान हैं, एक तो घुटने की दर्द और एक कमर की दर्द। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उन दर्द को फिजियोथेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं? 110%, 110%। अभी मेरे पास 15-20 मरीज ऐसे हैं जो गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटने के दर्द से ग्रसित है। और इस साल अभी तक मैंने 50 से 100 आदमी गर्दन से दर्द ये सब तो ठीक करके भेजा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुजफ्फरपुर में जितने टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं उनका मैंने ट्रीटमेंट किया है। और उन लोगों के जाते मैं यहाँ चैनल पर नहीं, उनके पर्सनली मैं आप लोगों को पता दे दूंगा, जाते पूछिएगा फिजियोथेरापी से उनको क्या फायदा हुआ है। और वो आज बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। 80 साल के उम्र वाले एक इंजीनियर साहब है, जो अभी उनकी पत्नी का तबीयत खराब है, दिल्ली में गए हुए हैं, उनको अपोलो, मैं कब कह दिया कि आप चलिएगा नहीं, वो हमारे पापा से फ्रेंड है, ये छोटी सी बात है। तो उन्होंने फोन किया हमसे, बेटा ऐसे ऐसे बात, हम कहते आप आ जाइए, आप तो वर्ल्ड मंथ में मैं चला दूंगा। और वर्ल्ड मंथ में चलते वो आज पत्नी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं दिल्ली में। तो इसमें फिजियोथेरापी का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम सही थे, ईमानदारी थे, अपने आत्ममंथन थे, पेशेंट तो देते तो वो सही होगा। और आजकल बच्चे में जो कैल्शियम की कमी होती है, जिससे चलते घुटना में बच्चे लोग तो भी दर्द होता है कि वह बिना दवा से शुद्ध उपचार के द्वारा बहुत ही अच्छा तरह से बच्चे लोग का भी दर्द सही होता है। सर, मेरे मन में एक और सवाल उठ रही है कि जैसे बच्चे पहले कबड्डी खेला करते थे, कुश्ती खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, आज सिर्फ वो खेल जो है खो खो खेला करते थे। एक चीज पर केंद्रित रह गई है, क्रिकेट। और निश्चित ही क्रिकेट का खेल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले जो घरेलू खेल खेले जाते थे, जैसे लुका छिपी हो गई, गिल्ली डंडा हो गई, पिट्टो हो गई, तरह तरह के खेल थे, वो आज दिखने को नहीं मिलता है। तो सर, मेरा मानना ये है कि पहले जो बच्चे लगातार इन खेलों को खेला करते थे और एक्सरसाइज लगातार होती रहती थी, जिससे उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती थी। तो सर, आपका क्या राय है कि फिर से उन खेलों को लाया जाए इनके जीवन में? बिल्कुल, जितने भी शॉर्ट पीरियड गेम होते हैं जी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये प्योर फिजिकल एक्सरसाइज है। इनके 15 से 30 मिनट के गेम में आपका एक्सरसाइज लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि आपके पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होते रहती है। और इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं, मोबाइल पर क्रिकेट खेल लेते हैं, मोबाइल पर लूडो खेल लेते हैं, मोबाइल पर कबड्डी खेलते हैं, तो वो फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज ऐसे है कि इन गेमों को जब आप बढ़ावा देंगे तो आगे भविष्य में उनको फिजियो की जरूरत जो पड़ेगी वो कम पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज हो रहा है। एकदम सही बात। सबसे बड़ी बात है कि वो मोबाइल पे कबड्डी और लूडो खेलने की वजह से बच्चों में विटामिन डी डिफिशियंसी भरपूर मात्रा में आ गई है। एकदम सही बात है। हाँ हाँ, एकदम सही है। विटामिन डी डिफिशियंसी उनकी
हड्डियां बहुत ही बुरी तरीके से मतलब मैंने बचपन में ही उनकी हड्डियों का इस रूप में पहुंच जाना, विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाना। और विटामिन डी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के में बहुत ही उसका अहम रोल होता है। तो सूरज की रोशनी से दूर जाकर भी हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं। अभी सरकारी स्कूलों में इस पर आपके पास पहुंच गए। बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली मुझे कि तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तरंग प्रतियोगिता का आयोजन मुझे बहुत अच्छा लगा निजी रूप से। कम से कम बच्चों ने प्रतियोगिता और पुरस्कृत होने की जोश में सारे खेलों का, खो खो से लेकर कबड्डी तक का सारा आयोजन हुआ। और जिस खेल को बच्चे भूल रहे हैं, जिसमें बच्चे फिर से प्रवेश, स्कूल की शिक्षा और स्कूल की एक्टिविटी के माध्यम से फिर से बच्चों का प्रवेश उसमें हो रहा है। तो मुझे बिहार सरकार की ये पहल बहुत अच्छी लगी। और विटामिन डी डिफिशियंसी इंडोर गेम से बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। सनलाइट में एक्सपोजर बच्चों का बहुत ही जरूरी है। अब अभी मैंने बोला ही है, बच्चे में दो हड्डियों में कमजोरी दो आती है, वो मेन तब विटामिन डी उसको मिलता नहीं है। विटामिन डी नहीं मिलेगा, हड्डी में कमजोरी आएगी तो दर्द कहाँ हो रहा, दर्द हो रहा तो स्वाभाविक बात है, या तो दवाई दे डाल दिया या फिजियो तो यहाँ डाल दे, तो फिजियो तो यहाँ डाल दे तो वो विटामिन डी भी खिलाएगा और यह भी देगा। सर एक सवाल और है कि जैसे निश्चित तौर से ये जितने भी खेल हैं, प्राचीन खेल, उनको फिर से लाया जाए, लेकिन एक सवाल और खड़ा उठ रहा है कि अधिकांश विद्यालय जो हमारे शहर में है उनके पास ग्राउंड का ही अभाव है। बच्चे कैसे खेलें, और इतनी आवश्यक चीज है उनके जीवन के लिए। जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं स्वस्थ रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर शांडिल और डॉक्टर सुरभि ने बताया। तो सर ये समस्या कैसे हल हो सकती है? सबसे पहले जरूरी है कि ग्राउंड की समस्या नहीं है, एक भी स्कूल के पास फिजियो एक्सपर्ट नहीं है। बिल्कुल सही है। तो फिर वो ग्राउंड कैसे कवर करेंगे? क्योंकि जितने भी गेम हमने बताए उसके साथ फिजियो एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और फिजियो एक्सपर्ट का यहाँ वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। सबको पता होगा कि कितना लेस सिस्टम में फिजियोथेरेपी चल रहा है यहाँ, जबकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। अभी थोड़ा बहुत लोगों को बीपीटी के बाद एमपीटी तक लोग ले जा रहे हैं, उसके लिए भी फोर्स करना पड़ता है गार्जियन को। गार्जियन नहीं समझ पाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फ्यूचर है। तो स्कूलों में जब आप गेम डेवलप करेंगे तो जैसे आपको गेम टीचर होते हैं, उसके साथ एक फिजियो एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। तो फिर वहां पर क्या है कि एक फ्यूचर है। एजुकेशन के माध्यम से अगर समझें कि बीपीटी करने वाले को एक जगह नहीं कितने जगह काम है, लेकिन जब आप सही ग्राफ में उसको प्रोजेक्ट करेंगे तब। तो सर तो जो काम कर रहे हैं शहर में नेक्स्ट जनरेशन फिजियोथेरेपिस्ट का आप नाम नहीं बता सकते हैं अभी इस शहर की हालत है। सर मेरा मानना है कि जैसे अभी के दौर में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं शहर में, किसी बच्चे को चोट लग गई या कुछ इंज्यूर हो गया तो सिर्फ नॉर्मल एक आयोडेक्स लगा दिया या पट्टी बांध दी हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, जब तक फिजियोथेरेपिस्ट उसको देखेंगे नहीं, प्रॉपर ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक तो क्योर नहीं हो सकता है। देखिए ऑल ओवर इंडिया में हर खेल के साथ एक फिजियोथेरापिस्ट है। बिहार में 2-3 जगह फिजियोथेरापी तो रखे हुए हैं, वो भी कोई डीपीटी है, कोई सर्टिफिकेट तोड़ता है। बीपीटी वाले रोज या 2 डिग्री होल्डर है, उनको कहीं भी नहीं रखा गया है। ये अब इधर मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था एक समाचार पत्र में, सिवान में एक रखा है बीपीटी, तो वो भी इसलिए ताकि अध्यक्ष से भतीजा रखते हैं। वो पहले वहाँ दूसरे थे, इधर आते सिवान में हुए, तो यहाँ 2 है। जिसके पास पौवा है वही फिजियोथेरापी आगे बढ़ सकते हैं, जिसके पास पौवा नहीं है, जो अपने एबिलिटी पर है। हम लोग ऐसे आदमी, ये लोग जहाँ हैं वहाँ पर ही पड़तल रखते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है कि जैसे नॉर्मल लोग जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज आवश्यक है जो प्रतिदिन करनी चाहिए। तो उनको अपना सामान्य जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक एक्सरसाइज है, प्रारंभिक जितने एक्सरसाइज है, उनको करने में कितने दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? देखिए 2-3
तरह का है। जैसे मेल हम लोग एवा के टीकर नहीं है, यह तब एवा लोग ज़्यादा अच्छी तरह से करे रहे। हम लोग है जैसे कोई चीज डिफॉर्मिटी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उतना निदान करते एक्सरसाइज क्या कर रहा है उतना हम लोग निवारण कर सकते हैं। हम लोग एवा से टीकर नहीं है, तो हम लोग विशेष इस पर टीका टिप्पणी करूँ। जैसे ये आपका मानना है कि योगा और फिजियोथेरेपिस्ट हाँ, दोनों एक ही है या अलग अलग है? देखिए है तो एक ही, जी जी लेकिन योगा का ही नया रूप फिजियो आया है। फिजियो में एक्सरसाइज पर इलेक्ट्रोथेरापी, दोनों एक्सरसाइज थेरापी और इलेक्ट्रोथेरापी मिलाते फिजियोथेरापी बना गया है, और योगा केवल एक्सरसाइज पर है। तो इसलिए यह मॉडिफाइड होते ये चीज बना है, जो हमारे पेशेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो कृष्ण भी हमें लगता है कि जो क्रिटिकल मामला आती है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास निश्चित तौर से संपर्क करना चाहिए, और नॉर्मल जीवन में हमें प्रतिदिन योगा करना चाहिए। क्या आपका राय? बिल्कुल सही। योगा हमें बीमारी से दूर रखेगा, और फिजियो बीमारी अगर हमारे पास आ जाती है तो उसको दूर भगा देगा। ये दोनों ही क्षमता है। तो बस बीमारी से दूर बचे रहना है, और बीमारी अगर आ भी गई तो साधन के माध्यम से उसको दूर कर देना है। सर, बाल वाटिका ने दोनों पहलुओं पर काफी चर्चा की है, और दोनों चीज आप दे रहे हैं बाल वाटिका के माध्यम से। एक तरफ हमारे बीच डॉक्टर नवनीत सांडेल जी है, और एक तरफ डॉक्टर सुरभि है। एक लाइन और कहना चाहूंगी कि आज आयुर्वेद की भी परिचर्चा हुई है। तो आयुर्वेद का एक प्रयोजन, दो प्रयोजन आयुर्वेद के हैं। पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना जो योग कर देगा। आतुरस्य विकार प्रशमन, इस संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, अगर दर्द हो ही गया फिजियोथेरेपिस्ट उसको दूर कर देंगे। ये हर चीज हर तरह से है, ऐसे फिजियोथेरेपी के मामले में ही नहीं है, किसी भी विकार के मामले में कि आप स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो अगर हम आयुर्वेद को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो हम हर तरह के रूप से सुरक्षित रहेंगे। कि भविष्य में हमारे पास दो विशेषज्ञ हैं, और दोनों विशेषज्ञों की बातों को हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, तो उन लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए, उन्हें इसके लिए मोटिवेट किया जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता वो भी लें और गेम को प्रमोट करें, आयुर्वेद की सहायता लें और नेचर को प्रमोट करें। तो इन दोनों को करेंगे तो हमारे जो भविष्य के बात हो रही है, हमारे बच्चों की बात है, बिल्कुल सर सही है, हमारे हेल्दी वेल्दी हो। बिल्कुल सर सही। हमारा मानना है कि ये कितनी आवश्यक चीजें हैं जिससे हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें, हम क्या कोई चर्चा ही नहीं होती। और निश्चित तौर से जी जी डॉक्टर सैंडल कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ने बोला है आप का जो एक्सप्रेशन है, जिस दिन मीटिंग हो उस दिन तब से तब हम दो आदमी तो जरूर बुरा लिया जाए, जब हम लोग अपनी बात उन पर रखते हैं। आप बात रखिएगा तब भाया मीडिया हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा असर कम हो, और हम लोग रखते हैं तो उस बात तो उनको सोचने पर मजबूर होने ये बात सही है। सर, इस चैनल पे कई विद्यालय के निर्देशक पहुंच चुके हैं और कई लोगों का इंटरव्यू हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि उन निर्देशकों के बीच आप दोनों लोगों की बैठक होगी, और निश्चित तौर से कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश सर ने बताया है कि ये सृजन बाल वाटिका हर पहलू को छू रही है, और समाज में बच्चे का भविष्य कैसे बढ़िया हो, इस पर लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित तौर से परिश्रम बेकार नहीं जाती, परिश्रम जब हम करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आज के ये सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल पर फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सर ने एक बात पूर्वी दी थे पूछा, हमसे नहीं बोला। सर ने कहा कि आप कहाँ तक इस चलता तो मैं कहना चाहता हूँ तन मन धन। बहुत बढ़िया बात आपने सर कही है, तन मन धन तीनों समर्पण, तीनों से धन जहाँ तक मेरे पास होगा, ये नहीं थे मैं धन
तन जहाँ तक अवेलेबल होना मन थे तो मैं इनका उसी दिन आभारी हो दिया जिस दिन इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पर करवाया। बहुत 2 दिन तो तबाह करने पर भिड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा तरह से विवेकानंद तेल का प्रोग्राम करवा दिया। उसी दिन से मेरा मन इनके प्रति सदा से झुक दिया। ये भाई छर फरोती थी तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है तो कितना बाजुए ताकीद में। बहुत अच्छे। ये तमन्ना लगातार आगे बरकरार रहे। इसी के साथ आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।